हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यश और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक नए चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में। जैसे बहुत सारे आप स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि सर सेकेंड चैप्टर पढ़ाइए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखिए और जो भी चीज़ें हैं सबको अभी क्लियर कर लीजिए और नोट्स भी बना लीजिए साइमल्टेनियसली। बिकॉज जनरली मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई और नोट्स दे और उससे हम कॉपी करें तो वो उतना अच्छा, बोलते हैं ना, लॉन्ग टर्म माइंड में बैठता नहीं है। लेकिन जब हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रिटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखिए और खुद की नोट्स साइमल्टेनियसली बताइए। ठीक है, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली है। ठीक है, या फिर जिन्हें कोई भी प्रॉब्लम के वजह से पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है। मेरा मेन गोल वही है कि ऐसे बच्चों को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वो सब कुछ पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टर्म से आप ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में अवेयर हो गए थे। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ। सॉल्यूशन होता है मिक्सचर। सॉल्यूशन इज़ अ टाइप ऑफ मिक्सचर विच इज़ फाउंड बाय टू और मोर कंपोनेंट। किसके बारे में, किससे बनता है वो? जी हाँ, दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। सर ये कंपोनेंट क्या होता है? जी हाँ, किसी भी दो या तीन चीज़ों को आप मिक्स कर दीजिए, वो मिक्स होके क्या बना देंगे? सॉल्यूशन। ठीक है, बट जनरली आप देखेंगे तो सॉल्यूट दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है सॉल्यूशन, जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अब लगे हाथ यहीं पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि, तो मान लीजिए एक बीकर है। तो चलिए हम ले लेते हैं एक बीकर। ठीक है, और इस बीकर में मैंने डाल दिया है वाटर। ठीक है, सपोज वाटर जो है वो 400 ml है और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया क्या? जी हाँ, अल्कोहल। ठीक है, और वो कितना डाला? 100 ml। तो ये बन गया सोल्यूशन, क्योंकि दो चीज़ें मिक्स हो गई। तो आप बताइए मुझको इसमें कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? ठीक है, सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सोल्यूट वो होता है जो खुद डिज़ोल्व हो जाता है और सॉल्वेंट वो होता है जो डिज़ोल्व करता है। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे सर वाटर सॉल्वेंट है और जो अल्कोहल है वो सोल्यूट है। एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर मैं रिवर्स कर दूँ तो 400 ml अल्कोहल ले लूँ और फिर 100 ml वाटर ले लूँ। अब बताइए क्या है? सर अभी भी ऐसे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आप स्कूल में पढ़े थे अब वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपको याद रखना है कि द वन विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस या फिर लार्जर क्वांटिटी, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ओके, उसे हम ऑलवेज क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। एंड द वन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी, द वन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी या फिर लिमिटेड क्वांटिटी इज ऑलवेज कॉल्ड एज सोल्यूट। तो सोल्यूट कौन होता है? जो कम अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट कौन होता है? जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ओके, अब सर अगर दोनों को सेम सेम अमाउंट में ले लिया जाए तो जब भी दोनों का सेम अमाउंट ले लिया जाता है तो देखना होता है कि कौन सराउंड कर रहा है और किसको सराउंड कर रहा है। द वन विच सराउंड अदर इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट और जो सराउंड हो जाता है उसे हम कहते हैं सल्यूट। हालांकि ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, ऐसा आपको कभी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये था सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बारे में ये जो चीज़ें हैं, ये आपने एक चैप्टर है कोलोइड्स के बारे में पढ़ा होगा, एडजॉर्प्शन एंड कोलोइड, 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। यू आर फैमिलियर विद द मिक्सचर। सोल्यूशन एक टाइप का मिक्सचर ही है। द मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा को मिलाने के बाद मिक्सचर बनता है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिनरल एंड सो फ्रॉथ। फ्रॉथ क्या है? जी, फ्रॉथ मिक्सचर है एयर प्लस
वाटर प्लस ऑयल, ये सब का मिक्सचर जो है वो फ्रॉथ है। ठीक है। रिकॉल द मिक्सचर ए होमोजीनियस इन विच मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म और हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच मिक्सिंग ऑफ यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म कंपोनेंट्स। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जी हाँ, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है और हेट्रोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म नहीं होता। अब इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जाम्पल वही कंटिन्यू करता हूँ जो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है, अगर आपको याद होगा तो। हमारा जो एग्जाम्पल है वो सिंपल सा था। हमने 400 ml वाटर लिया और फिर 100 ml क्या ले लिया, अल्कोहल। ठीक है, और उसे डिजोल्व कर दिया किसमें, पानी में। तो अब ये सोल्यूशन होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस, इसे हम कैसे जानेंगे? तो मैं सिंपली आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उसे जानने के लिए मैं करूँगा क्या, मैं ले लूँगा एक साइंटिफिक ड्रॉपर। साइंटिफिक ड्रॉपर मतलब एक ऐसा ड्रॉपर होता है जिससे हम जितना चाहें उतना अमाउंट निकाल सकते हैं। तो मैंने इस सोल्यूशन से सबसे पहला अमाउंट निकाला विच वॉज अराउंड 10 ml। मैंने कितना निकाल दिया, जी हाँ 10 ml। और कहाँ से निकाला मैं आपको बताता हूँ, ये पोर्शन से। हालांकि यहाँ से निकाल लोगे तो ऊपर का लिक्विड तो नीचे आ ही जाएगा, तो जनरली बेस से निकाला 10 ml। तो मैंने क्या देखा कि इसमें इस 10 ml में वाटर का एक अमाउंट है और एक अल्कोहल का अमाउंट है। तो वाटर का जब मैंने अमाउंट चेक किया तो मैंने पाया कि वाटर इसमें 8 ml है और जो बचा हुआ 2 ml है वो क्या है, अल्कोहल। ठीक, अब मैंने यहाँ से निकाला सैंपल को, यहाँ से इस पार्ट से। तो मैंने फिर सेम ऑब्जर्वेशन पाया, सेम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और फिर ऐसे ही सरफेस से भी निकाला 10 ml बार बार, सेम ऑब्जर्वेशन। तो मैंने क्या देखा, हर जगह इस सोल्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका प्रपोर्शन फिक्स है, जो उसका प्रपोर्शन है वो फिक्स है। और प्रपोर्शन कितना है, जी हाँ 4:1। क्या है, 4:1 या फिर 8:2 आप कह सकते हैं। तो ऐसे सोल्यूशन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोल्यूशन का प्रपोर्शन फिक्स हो, तो ऐसे 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 सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, जी हाँ होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस सोल्यूशन क्या हुआ, जी हाँ हेट्रोजीनियस जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रपोर्शन फिक्स ना हो। वो 11th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी देख चुके हो, कोलोइड्स, जहाँ पे हर जगह उसका प्रपोर्शन फिक्स नहीं होता। जैसे मिल्क का अगर देखोगे तो उसका जो स्कम वाला पार्ट है, जो फैट वाला पार्ट है, वो ऊपर ज़्यादा होता है और अंदर कम नहीं होता। तो ये हेट्रोजीनियस होता है। या फिर आप सैंड को वाटर में डाल दीजिए, वो भी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस। ठीक है, ओके। अब आगे देखिए, अब आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, इसमें बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में। क्योंकि हेट्रोजीनियस जो है वो ऑलरेडी आपने कवर कर लिया है 11th स्टैंडर्ड में। तो कौन सा सोल्यूशन, होमोजीनियस सोल्यूशन। और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि होमोजीनियस सोल्यूशन जो आते हैं वो ट्रू सोल्यूशन के अंडर आते हैं। ओके, ट्रू सोल्यूशन जिनकी पार्टिकल साइज छोटी होती है कोलोइडियल सोल्यूशन से। ओके, और ये होमोजीनियस होते हैं, जबकि कोलोइडियल क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। पार्टिकल साइज भी मैंने बता दी कि ऑलवेज स्मॉलर देन कोलोइडियल साइज। ठीक है, तो और कोई पूछ दे कि कितनी होती है ट्रू सोल्यूशन की, तो यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर। कितना होता है, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 नैनोमीटर। और इसके लिए आप चाहो तो अपनी 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा आपसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोलोइडल जो पार्टिकल होते हैं उनकी साइज़ क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए। एंड आई होप आप डेडिकेटेड बच्चे हो, आप ज़रूर आंसर दोगे कि कोलोइडल्स जो सोल्यूशन होते हैं उसकी पार्टिकल साइज़ क्या होती है, वो कौन से रेंज में आती है।
We studied in 11th that homogeneous mixture are classified according to the size of their constituent particle as colloid as a true solution. In this chapter, we'll deal with properties of homogeneous mixture, especially true solution. हम true solution के बारे में पढ़ने वाले हैं. The size of the particle of colloid and true solution. क्या आपको याद है कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल साइज और कोलोइडल सोल्यूशन की पार्टिकल साइज क्या है? जी हाँ, इसीलिए देखिए ये प्रीवियस नॉलेज है. ये क्या है? प्रीवियस नॉलेज. और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इसका आंसर मुझे बताइए. हालांकि अभी आप सबको पता है ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, तो आप सबको बहुत ही टाइम है, तो आप ज़रूर बताओ. ठीक है, बट जिन बच्चों को बाद में ये वीडियो देखेंगे, जो लोग बाद में ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख लेना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा. द सोल्यूशन आर कॉमनली फाउंड इन दी लाइफ प्रोसेसेस. हमारी ज़िंदगी में हर जगह हमें सोल्यूशन मिलते हैं. द बॉडी फ्लूइड्स आर सोल्यूशन. हमारे बॉडी में जो फ्लूइड्स है, जैसे ब्लड है, स्वेट है, ये सारे सोल्यूशन है. द सोल्यूशन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड मैनी अदर एरिया. इंडस्ट्री में भी सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. कैसे? केमिकल सोल्यूशन बनाने के लिए और फिर उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए. द टर्म सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. जी हाँ, हमें याद है, आपको भी आई होप याद होगा, जो डिज़ोल्व हो जाता है उसे सोल्यूट कहते हैं और जो डिज़ोल्व करता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं. बट ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है. जो असली डेफिनेशन है वो क्या है? द वन विच इज़ प्रेजेंट इन एक्सेस एंड द वन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी. Okay, the solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances. A true solution consists of solvent and one or more solute. We explore the properties of a binary true solution containing only one solute. तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं? जी हाँ, हम बाइनरी सोल्यूशन की बात करने वाले हैं. बाइनरी सोल्यूशन मतलब क्या? जिसमें एक सिर्फ सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूट होगा. ठीक है, एक सॉल्वेंट और एक ही सोल्यूट. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, अब देखते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री स्टेट्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स दीज गिव्स राइज टू अ 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन. देखिए, सॉल्वेंट है आपके पास, वो कितने स्टेट में हो सकता है? 3 स्टेट में. कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक उसी तरह से सोल्यूट भी 3 स्टेट में हो सकता है. तो टोटल कितने टाइप के सोल्यूशन पॉसिबल है? जी हाँ, 9 टाइप के. तो ये देखिए 9 के 9 सब आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हमने रखा है सोल्यूट और फिर उसके बाद सॉल्वेंट और फिर उनके एग्जाम्पल. तो देखिए सबसे पहले सोल्यूट क्या है? सॉलिड. और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड. ठीक है, तो इसका तो सबसे सिंपल एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, सी वाटर, नमक पानी में. ओके, दूसरा क्या है? बेंजोइक एसिड इन बेंजीन. आई होप बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच. बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड. मेटल अलॉय सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज. ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए. सर सॉलिड एंड सॉलिड कैसे ट्रू सोल्यूशन होगा? सर बहुत डाउट आता है सर, इसकी पार्टिकल साइज. जी हाँ, इसकी पार्टिकल साइज अगर आप माइक्रो लेवल पे देखो तो वो आती है ट्रू सोल्यूशन के अंडर में. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है थर्ड, सॉलिड इन गैस. सॉलिड पार्टिकल गैस में, तो आयोडीन किसमें? एयर में. तो ये क्या बनाता है? ट्रू सोल्यूशन. दूसरा आता है कैटेगरी लिक्विड इन लिक्विड. तो लिक्विड इन लिक्विड के लिए अल्कोहल इन वाटर. मैं इसे जनरली बच्चों को कहता हूँ जल और जीवन. जल और जीवन. ठीक है, जल तो वाटर है और जीवन तो अल्कोहल है. आपको पता है लिकर्स, लोग बेताब रहते हैं इसके लिए. और दूसरा आता है गैसोलीन. गैसोलीन आपको पता होगा, पेट्रोल. पेट्रोल, जी गैसोलीन जो है वो एक्चुअल नेम है, पेट्रोल इज़ अ ब्रांड नेम. फ्यूल. लिक्विड इन सॉलिड. लिक्विड होगा सॉलिड के अंदर, ज़रा ध्यान से. सॉल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड है. अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ मेटल एज अ मर्क्यूरी इन सिल्वर. ठीक है, मेटल के जो अमालगम होते हैं, अमालगम मतलब सोडियम कंपाउंड. मर्क्यूरी का सोडियम के साथ जो कंपाउंड बनेगा, उसे मर्क्यूरी तो लिक्विड स्टेट में होगी और सोडियम सॉलिड स्टेट में होगा. तो ये कौन सा आ जाएगा? जी हाँ, अमालगम एंड लिक्विड इन सॉलिड. अब नेक्स्ट आता है लिक्विड इन गैस. तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन. क्या है इसका एग्जाम्पल? क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन. अब नेक्स्ट आता है गैस इन लिक्विड. तो आप सबको पता है डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, तभी तो फिशेज इसे लेती हैं. ठीक है, और कार्बोनेटेड वाटर. जो कोल्ड ड्रिंक, जो बेवरेजेस आप पीते हो, जैसे पेप्सी, कोका कोला, ये सब थम्सअप, ये सब जो आप पीते हो, वो सारे भी जो होते हैं वो सोल्यूशन है जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशराइज फॉर्म में डिजॉल्व होती है. देन कम्स गैस इन सॉलिड.
गैस इन सॉलिड H2 ओवर दी पलेडियम, H2 ओवर दी पलेडियम। ठीक है, अब इसमें डाउट आ सकता है लोगों को कि सर गैस ऑन सॉलिड कैसे ट्रू सोल्यूशन होगा, सर सॉलिड की तो पार्टिकल साइज बड़ी होगी। नो डाउट ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें एक चीज़ पता है कि अगर अगर पार्टिकल साइज ट्रू सोल्यूशन के रेंज में आती है तब वो ट्रू सोल्यूशन होगा, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड बहुत सारी टेक्स्ट बुक में आप एम्बिग्यूटी देख लोगे। अब नाइन्थ जो आता है वो आता है गैस एंड गैस। एयर जो हमारी है वो भी ट्रू सोल्यूशन है, और मैं आपको बताना चाहूँगा ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, वो खुली आंखों से भी बिल्कुल नहीं दिखते। आवर फोकस इन दिस चैप्टर विल बी ऑन द सोल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे चैप्टर में हम दो टाइप के ही सोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं सॉलिड इन लिक्विड, ये पहला वाला जो है आप देख रहे हैं, ये पहला सबसे पहला सॉलिड इन लिक्विड। और दूसरा आप देखोगे कुछ लिक्विड इन लिक्विड, थोड़ा बहुत आप देखोगे, बहुत रेयर। और तीसरा देखोगे गैस इन लिक्विड। मतलब सिंपल सी बात है, हम वो सारे सोल्यूशन देखेंगे जिसमें सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सोल्यूट तीनों स्टेट वाले। लेकिन कौन सा स्टेट का सोल्यूशन सबसे ज़्यादा पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड का। द सॉल्वेंट इन द मोस्ट ऑफ द केसेस विल बी वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लेकिन आपको सॉल्वेंट नहीं दिया होगा, तो आपको याद रखना है जब कोई सॉल्वेंट नहीं दिया है तो वाटर ही मान के चलना है। कैन यू रिकॉल द डिफरेंट यूनिट्स यूज टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। जी हाँ, ये पता है आपने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा था केमिस्ट्री में, मोलैरिटी, मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ओके, वेट परसेंट बाय वेट, वेट परसेंट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट बाय वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो 11th स्टैंडर्ड में। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ सोल्यूशन टू डिजॉल्व द सोल्यूट। अब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि कोई एक सोल्यूट कितना कितना कोई एक जो सॉल्वेंट है वो कितना सोल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी होती है। जी हाँ, इसी को हम सोल्यूबिलिटी भी कहते हैं। अब ये आगे आने वाला है। तो देखिए, केमिस्ट नीड टू नो द कैपेसिटी ऑफ अ सोल्यूशन टू डिजॉल्व दी सोल्यूट। ठीक है, सपोज दैट अ सोल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, इट डिजॉल्व्स रेडियली एट फर्स्ट, काफ़ी इजीली डिजॉल्व हो गया। द डिजोल्यूशन देन शोज डाउन एज मोर सोल्यूट इज एडेड। पहले हमने जब सोल्यूट को डाला तो सोल्यूट अच्छे से डिजॉल्व हुआ, फिर धीरे धीरे हमने देखा कि अब सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा है, और जब हमने देखा फाइनली कि अब थोड़ा भी सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इस जरा फंडे को हम समझते हैं। एडिशन ऑफ सोल्यूट, द डिजोल्यूशन स्टॉप्स। ओके, जब हमने और भी ज़्यादा सोल्यूट डाल दिया तो डिसोल्यूशन स्टॉप हो गया। अब ऐसा क्यों होता है वो रीज़न को हम समझेंगे। द solution at this point is said to be saturated. A dynamic equilibrium can be reached where the number of solute particles leaving the crystal to pass into the solution is equal to the number returning from the solution टू द क्रिस्टल। ये देखिए सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो गया, ठीक है, और उसने क्या बना दिया, सोल्यूशन। अब यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, जो सोल्यूट होते हैं सॉल्वेंट में, सोल्यूट सोल्यूट आपस में वापस कंबाइन हो जाते हैं और वो क्या दे देते हैं, सोल्यूट, और सॉल्वेंट अलग हो जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो होता है वो राइट साइड में शिफ्ट होता है स्टार्टिंग में, बट जैसे ही सोल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो रिएक्शन होता है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। मतलब जो डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी है सॉल्वेंट से, उससे जब ज़्यादा सल्यूट का अमाउंट हो जाएगा तो सोल्यूशन का बनने का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। हमने ली चिटलियर प्रिंसिपल में ऑलरेडी पढ़ा है कि कि अगर हमें राइट साइड को रिएक्शन को बढ़ाना है तो रिएक्टेंट को बढ़ाना पड़ेगा। बट देखिए यहाँ पे अगर आपने सॉल्वेंट को फिक्स रखा और सिर्फ सोल्यूट को बढ़ाते गए तो एक टाइम तो आएगा कि जब रिएक्टेंट का एक पार्ट तो बढ़ रहा है बट दूसरा पार्ट नहीं बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम आके कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड में, और फिर कोई और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, a saturated solution contains maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent at a given temperature, at a given temperature। एक सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है कि एक टेम्परेचर पे वो कितना डिजॉल्व करता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 100 ml वाटर, क्या लिया, 100 ml वाटर ले लिया मैंने। चलिए एक फ्रेश पेज पे ही बताता हूँ सब कुछ।
सपोज़ मैंने ले लिया 100 ml वाटर और मैंने टेम्परेचर रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये मैंने देखा कि ये 10 ग्राम NaCl डिज़ोल्व कर लेता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, बट जैसे ही मैं 11 ग्राम NaCl डालता हूँ ये 1 ग्राम डिज़ोल्व नहीं होता। मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया है? जी हाँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया है वो। तो जो मैक्सिमम डिज़ोल्विंग कैपेसिटी है किसी भी सॉल्वेंट की, उसे ही हम कहते हैं, जब उतना सॉल्यूट डाल दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये हुआ सैचुरेटेड। आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए, एंड में मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे दूंगा। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर दैन इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेड टू बी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? जितना वो सॉल्वेंट डिसॉल्व कर सकता था, अगर उससे ज़्यादा उसने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है तो उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सच सॉल्यूशंस आर अनस्टेबल, ऐसे सॉल्यूशन अनस्टेबल होते हैं। द प्रेसिपिटेशन अकर बाय द एडिशन ऑफ टाइनी क्रिस्टल ऑफ सॉल्यूट एंड द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन चेंजेस टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जैसे डिसॉल्विंग कैपेसिटी अभी वाले एग्जांपल में मैंने बताया 10 ग्राम था, लेकिन आपने कितना कर दिया? आपने कितना डाल दिया? 12 ग्राम। ठीक है, तो मतलब जितना डिसॉल्व था वो तो 10 ग्राम पे वो सैचुरेटेड है, बट अगर उसने 12 ग्राम डिसॉल्व कर लिया तो वो क्या हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड। लेकिन सर सोचने वाली बात है, वो 12 ग्राम डिसॉल्व कैसे करेगा जब उसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 ग्राम की है? तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आप बहुत भूखे हो और आपकी कैपेसिटी है खाने की वड़ा पाव। आप मैक्सिमम कितना वड़ा पाव खा सकते हो? सर मैं ना 5 वड़ा पाव खा सकता हूँ। चलिए मान लीजिए आपने 5 वड़ा पाव खा लिए। ठीक है, आपकी कैपेसिटी 5 है, तो इसे मैं 3 हिस्सों में जोड़ता हूँ। मान लीजिए आपने 2 वड़ा पाव अभी तक खाए, तो आपके स्टमक में और कितने की जगह? 3 की। तो आपके स्टमक को कहेंगे अनसैचुरेटेड, मतलब जितना भर सकते थे उतना भर नहीं पाए। ठीक है, अगर आपने 5 खा लिया तो हम कहेंगे कि आपका स्टमक जो है अब वो क्या हो गया? सैचुरेटेड। क्यों सैचुरेटेड हो गया? क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतने वड़ा पाव उसमें आ गए। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने ज़बरदस्ती करके आपको छठा वाला वड़ा पाव भी खिला दिया। सर ज़बरदस्ती क्या, जगह ही नहीं है स्टमक में तो? मान लीजिए एकदम प्रेशराइज करके ऐसे खिला दिया, आपको प्यार से बोला प्लीज़ 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 खा लो ना, खा लो ना, या फिर आपके किसी फेवरेट की कसम दे दी मैंने, कोई क्रश होगी आपकी, उसकी उसकी कसम दे दी मैंने। ठीक है, तो आपने छठा वड़ा पाव खा लिया। खाने को तो आपने खा लिया, बट आप जैसे ही वहाँ से हटते हो, आप देखते हो कि आप वॉमिटिंग कर देते हो। सब कुछ क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है, जो एक्स्ट्रा था वो बाहर आ गया। ठीक है, बट सर ये तो खैर ठीक है, ये तो एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू आपने समझा, बहुत अच्छे से समझा, बट व्हाट अबाउट सोल्यूशन? तो देखिए सोल्यूशन का क्या है कि अगर अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 ml वाटर अगर 25 ग्राम NaCl डिज़ोल्व करता है, ठीक है, और मैंने डिज़ोल्व करना है 30 ग्राम। ओके, तो 25 ग्राम जब 100 ml में डिज़ोल्व होता है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि ये उतना ही डिज़ोल्व कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। बट अब मेरे को 30 डिज़ोल्व कराना था, तो मैंने टेम्परेचर को 25 से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब इसमें टेम्परेचर और सोल्यूट का कोई रिलेशन नहीं है कि सर 30 30। चलिए कुछ और ही कर लेता हूँ मैं, नहीं तो आप कुछ और ही रिलेशन लगा बैठेंगे। तो मान लीजिए मैंने टेम्परेचर को 25 से 28 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब जब मैंने 28 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये पूरा 30 ग्राम NaCl डिजॉल्व हो गया, किसमें? सॉल्वेंट में। बट जैसे ही टेम्परेचर 25 ग्राम आएगा, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हुआ है ना, वो सब बाहर आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे एक वड़ा पाव बाहर ला दिया था, समझे आप इस बात को? जब 25 डिग्री सेल्सियस था तो 25 ग्राम डिजॉल्व किया था, जैसे ही 28 हुआ तो उसने 30 डिजॉल्व किया। बट हमको पता है कि टेम्परेचर नॉर्मल पे तो आना ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, जो भी एक्स्ट्रा 5 ग्राम था ये सॉल्यूशन में नीचे क्रिस्टल के फॉर्म में दिखेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टल, या फिर ऐसे सॉलिड फॉर्म में दिखेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेशन हो जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो सोल्यूशन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, और तीसरा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड कौन होता है?
जी हाँ, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट की डिसॉल्विंग कैपेसिटी से कम होता है। सैचुरेटेड क्या होता है? जिसमें सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट की डिसॉल्विंग कैपेसिटी के बराबर होता है। और सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? जी हाँ, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट की डिसॉल्विंग कैपेसिटी से ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी के बारे में। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट is its amount per unit volume of saturated solution at a specific temperature। मतलब कितना सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है 1 ml में और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। ओके, टेम्परेचर को आपको फिक्स रखना है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इज इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर मतलब कितना सल्यूट 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर सॉल्यूशन बना देता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को अगर कोई भी आपको पूछे तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ अ सॉल्वेंट टू मेक 100 ml ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब जितना डिसॉल्व कर सकता था उतना डिसॉल्व कर लिया। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? मतलब जब आप किसी सॉलिड को या फिर किसी भी सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या क्या फैक्टर है कि कौन सा सॉलिड ज़्यादा डिसॉल्व होगा, कौन सा कम डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, प्रेशर कैसा होना चाहिए, यही सब हम पढ़ने वाले हैं। द एक्सटेंट टू विच सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट वेरीज ग्रेटली विथ डिफरेंट सब्सटेंस, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हर एक सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है। वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, किस टेम्परेचर पे सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, और चौथी चीज़ प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। Generally, the compounds with similar chemical character are more readily soluble in each other than those which entirely different from chemical character। मतलब ऐसा बोला गया है कि जिनका नेचर सेम होता है, जिनका नेचर नेचर मतलब क्या, जो पोलर है और दूसरा भी पोलर है, मतलब सॉल्यूट भी पोलर सॉल्वेंट भी पोलर, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, या फिर सोल्यूशन बन जाएगा। अगर एक पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है तब ऐसे केस में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, द सेइंग दैट like dissolves like guides to predict the solubility of a solute in a given solid। मतलब पोलर डिजॉल्व हो जाएगा पोलर में और नॉन पोलर डिजॉल्व हो जाएगा नॉन पोलर में। सर मुझे डाउट है कि पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थी, प्यारे स्टूडेंट, यू हैव टू स्टडी योर 10th स्टैंडर्ड केमिकल बॉन्डिंग। Thus, substances having similar intermolecular force are likely to be stable in each other. Generally, polar solutes dissolve in polar solvent. This is because in this solute solvent and solvent solvent interaction are all of similar magnitude. For example, अब इसमें ये क्या है, solute 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 solvent and solvent solvent interaction। देखिए चलिए यहीं पे एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूँ। मान लीजिए बीकर है और इसमें आपने पानी ले लिया, ठीक है, और आप इसमें NaCl को डिजॉल्व करते हैं। तो देखिए सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन मतलब सबसे पहली चीज़, ये Na को Cl से अलग होना होगा, तो Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। दूसरा, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मतलब क्या, जब आप NaCl को अंदर डालोगे तो Na प्लस और Cl माइनस अलग होके पानी इसको सराउंड कर लेगा। ठीक है, तो ये सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हुआ। और जो तीसरा चीज़ है वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है। इसका मतलब क्या, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उनको दूर हटना होगा, उनको दूर हटना होगा तभी तो सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर जा पाएगा। तो जी हाँ, इसे कहते हैं हम सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल से भी ले लेते हैं। NaCl dissolves in water, the strong ion dipole interaction of Na plus and Cl minus ion with water molecule, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये देखिए, पहले जब Na और Cl को अलग आपको करना है तो इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड था, तो इसे हम कहते हैं सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। चलिए इसको इस पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो Na और Cl के बीच में कौन सा था, आयनिक बॉन्ड, जिसे आपको तोड़ना था। अब देखिए जरा, Na प्लस जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में जाएगा, किसके, वाटर के, तो वाटर में ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है कि नहीं? जी हाँ, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है क्योंकि उसने हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया है। और ये पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहेंगे आयन डाइपोल
इंटरैक्शन। क्या कहते हैं? आयन डाइपोल इंटरैक्शन। नाउ व्हाट डू मीन बाय आयन डाइपोल इंटरैक्शन? ये आयन हो गया और ये एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया, तो इसे हम कहेंगे डाइपोल। तो ये इंटरैक्शन हो गया आयन डाइपोल इंटरैक्शन, और इसे ही हम कहते हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि वाटर मॉलिक्यूल में HOH, और दूसरा भी ले लेता हूँ मैं वाटर मॉलिक्यूल, ये देखिए H2O, और यहाँ पे भी एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं अट्रैक्टिव फोर्स कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब NaCl को डिज़ोल्व करना है तो इन्हें भी तो दूर जाना होगा। तो जी हाँ, अब इनको जब दूर जाने के लिए जो प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ओवरकम करना होगा, तोड़ना होगा। एन आयन आयन अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस आयन आर कंपेरेबल। ठीक है, मतलब जब पानी Na प्लस को घेरेगा और Cl माइनस जब उनको घेरेगा तो कंपेरेबल होते हैं, मतलब एक जैसे, ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि NaCl पोलर है और H2O पोलर है, तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। कैन यू रिकॉल द टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स? जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए स्टेट्स ऑफ मैटर में। डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, लंडन फोर्स, बहुत सारे थे, हमने पढ़े थे। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। तो देखिए बेंजीन नॉन पोलर है, बेंजीन क्या है? नॉन पोलर, और नॉन पोलर है तो उसके अंदर नॉन पोलर ही डिजॉल्व होगा। क्या बेंजीन पानी में डिजॉल्व होगा? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है और पानी पोलर है। आप इस जो ये टर्म है पोलर एंड नॉन पोलर, इसे बाकायदा पढ़ लो अच्छे से। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, पता है? केमिस्ट्री में पोलर नॉन पोलर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिजिकल तो है ही, बट ऑर्गेनिक में आपका जीना हराम कर देगा ये शब्द। तो बेटर यू नो द मीनिंग ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर। वाई नेफ्थलीन डिजॉल्व्स इन बेंजीन बट नॉट इन वाटर? क्योंकि बेंजीन क्या, अरे बेंजीन क्या है? नॉन पोलर। नेफ्थलीन भी क्या है? नॉन पोलर। बट पानी क्या है? पोलर, इसलिए डिजॉल्व नहीं होता। अब देखिए, शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर। द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन शुगर एंड वाटर। याद रखिए, शुगर जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या है वो? कोवैलेंट। लेकिन फिर भी वो पानी में डिजॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। वो क्या आ जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई होप आपको पता होगा। ठीक इसी तरह अल्कोहल भी आता है। अल्कोहल भी एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल, हालांकि अल्कोहल भी पोलर है, और वो डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है अल्कोहल और वाटर के बीच में। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो देखिए, अब ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी है, टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिएक्शन कैसा हो रहा है। तो चलिए मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि एक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होके सॉल्यूशन बनाता है। तो यहाँ पे ऐसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और प्लस वो हीट दे देता है। मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। ओके। और हम सब जानते हैं कि जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन आता है और ऐसे केसेस में हम ली चैटलियर के प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। सर ये अब कहाँ से आ गया? जी हाँ, 11th स्टैंडर्ड चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ा है। ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, आपका मन करेगा आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ली चिटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर आपको रिएक्शन फॉरवर्ड में लेके जाना है, किधर लेके जाना है? फॉरवर्ड। तो सिंपल सी बात है, आपको प्रोडक्ट के अमाउंट को कम करना होगा या फिर रिएक्टेंट को बढ़ाना होगा। मतलब आपको सोल्यूट को भी बढ़ाना है, सॉल्वेंट को भी बढ़ाना है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे तो हमें फिक्स रखना है, मतलब जो सॉल्वेंट है उसे तो हम फिक्स रखने वाले हैं, हम सॉल्यूट को ही बढ़ाने वाले हैं। और हम दूसरा जो चेंजेस कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं? टेम्परेचर। और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है? जी हाँ, हीट के साथ। तो अब ज़रा देखिए, यहाँ पे ली चिटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से अगर रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है तो प्रोडक्ट के अमाउंट को कम करना होगा, क्योंकि रिएक्टेंट को तो हमने फिक्स रखना है, क्योंकि हम टेम्परेचर का अमाउंट पढ़ रहे हैं। ठीक है,
मतलब टेम्परेचर का जो फेनोमेना है वो पढ़ रहे हैं। तो या तो आप प्रोडक्ट को कम कर दीजिए, प्रोडक्ट को कम करना मतलब सॉल्यूशन को निकालना, वो तो ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि हम जो बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं वो हीट। तो देखिए हीट कौन से साइड में, प्रोडक्ट के साइड में, मतलब आपको हीट को निकालना होगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, और प्रोडक्ट को अगर आपने बढ़ा दिया, मतलब हीट को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन किधर चले जाएगा, बैकवर्ड। कहाँ पे चले जाएगा, बैकवर्ड। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन। और सॉरी, और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ओके, और समझने में अगर कोई तकलीफ़ है तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप जाके 11th स्टैंडर्ड की जो मेरी चैप्टर है एक केमिकल इक्विलिब्रियम, उसकी वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। या फिर आप ऐसे मान लीजिए, मैं इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने लिख दिया के, और फिर ऊपर क्या लिखता हूँ मैं, ऊपर प्रोडक्ट लिख देता हूँ, और नीचे क्या रखता हूँ मैं, रिएक्टेंट। तो मान लीजिए यहाँ पे कौन होगा, सोल्यूट, और यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या होगा, हीट। मान लीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब हम सब जानते हैं कि हम कोई भी चेंज करें के वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, के को तो हम चेंज करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आप हीट को फ़िलहाल एक ऐसा मान लीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी हाँ, बाकायदा मैं भी जानता हूँ कि के चेंजेस विथ टेम्परेचर, के चेंजेस विथ टेम्परेचर, या फिर के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। के क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, के ऊपर। बट मैं यहाँ पे आपको क्या बताना चाहता हूँ कि आप हीट को एक प्रोडक्ट ही मान लीजिए। ओके, तो उस हिसाब से, तो अगर आप प्रोडक्ट को ही बढ़ा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, के की वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है। तो जब प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सोल्यूट और जो सॉल्वेंट है वो बढ़ जाएंगे। सोल्यूट और सॉल्वेंट बढ़ जाएंगे मतलब कौन बढ़ जाएगा, रिएक्टेंट, क्योंकि हमको के की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है। वापस बोलता हूँ मैं, के हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे, अगर आप प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो होगा क्या, प्रोडक्ट को बढ़ाने से न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, और न्यूमरेटर बढ़ेगा तो के का वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन हम जानते हैं के की वैल्यू बढ़ती नहीं है, वो कांस्टेंट होती है। तो सिंपल सी बात है, तो वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट बढ़ेंगे, और सोल्यूट और सॉल्वेंट बढ़ेगा मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड जो पानी में डिजॉल्व होने के बाद, अब कंक्लूजन आ रहा है, ध्यान से सुनिए, दो सॉलिड्स विच ऑन डिजॉल्विंग इन सॉल्वेंट या फिर वाटर प्रोड्यूस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन से टाइप का रिएक्शन देते हैं, एक्सोथर्मिक। इनका सॉल्युबिलिटी, इनका सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम। सो दो सॉलिड विच ऑन डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट produces exothermic reaction, their solubility decreases with increasing temperature। तो जस्ट इसका ऑपोजिट भी देख लेते हैं। ऑपोजिट में क्या है, ऑपोजिट में सिंपल है कि वो सॉलिड और प्लस सॉल्वेंट जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो हीट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब बेसिकली कौन सा रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाते हैं। ओके, एंडोथर्मिक। तो ऐसे सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सर आप सॉलिड की क्यों बात कर रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जनरली हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सॉलिड इन लिक्विड वाले सोल्यूशन पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसा है। बाकी आप ये फंडा हर जगह लगा सकते हैं, कोई भी सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, अगर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और टेम्परेचर कम करने पे सॉल्युबिलिटी उसी की बढ़ती है जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने के बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। और एक तीसरे टाइप का सॉलिड आता है, एक तीसरे टाइप का भी सॉलिड है, मैं आपको बता दूं, उसका सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डज नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाओ कम करो उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंस्टेड इंस्टेड वो खुद फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, विच अंडरगोस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखना होगा कि इसका एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में है या नहीं।
अदरवाइज मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, CaCl2.6H2। ठीक है, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये ऐसे कन्वर्ट होते जाता है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये दे देगा CaCl2.2H2 ऐसे। मतलब देखिए ये कैसे, पहले 6 वाटर मॉलिक्यूल थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिर 4 रह गए, फिर क्या रह गए, 2। तो ये खुद के अंदर ही चेंज करते जा रहा है, तो इसकी सॉलिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्यूट पार्टिकल के केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही चेंज हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब हम टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। और सॉलिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस विद टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। वही हीट ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी मतलब हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। आप याद रखिएगा, हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। Many solid, for example, KCl dissolves in water by endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब KCl पानी में डिजॉल्व होता है तो सराउंडिंग की हीट को भी वो ले लेता है, सराउंडिंग की हीट को भी ले लेता है। That is, with the absorption of heat. When temperature is increased by adding heat to the system, the solubility of substance increases according to Le Chatelier's principle. Addition of heat causes stress on the saturated solution. This stress favors endothermic reaction. ठीक है, कैन यू रिकॉल ली चेटलियर प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन? देखिए ये भी प्रीवियस नॉलेज ज़रूरी है, और ये कौन से चैप्टर से आया है, इक्विलिब्रियम से। ठीक है, ऑन अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस dissolves in water by an exothermic process its solubility decreases with an increase of temperature. The substance such as COCl2 and Li2SO4.H2O dissolves in water releasing heat। तो वही बात है मैंने बताया जो, कि जो डिज़ोल्व होने के बाद हीट रिलीज़ करते हैं, अगर उनका आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर आपको उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाना है तो आप उसके टेम्परेचर को रिवर्स कर दीजिए, मतलब कम कर दीजिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? और जो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद या फिर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होने के बाद एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखा रहे हैं, तो उन्हें तो हीट चाहिए, और अगर उनमें आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो उनकी सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी? जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। बहुत ही बारीक चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट dissolves in water with the evolution of heat. What is the effect of temperature on its solubility? तो देखिए हीट रिलीज कर रहा है, और हीट रिलीज करेगा मतलब कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। और मैंने अभी आपको बताया अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि सोडियम सल्फेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन दिखाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। इट इज़ important टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन solubility एंड टेम्परेचर। ऐसा कोई solubility एंड एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिसिटी, मतलब solubility और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल डिसोल्यूशन ऑफ CaCl2 इन वाटर इज एक्सोथर्मिक एंड दैट ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज एंडोथर्मिक। जब CaCl2 पानी में डिजॉल्व होता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है, और जब अमोनियम नाइट्रेट पानी में डिजॉल्व होता है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। समझ में आया? मतलब कैल्शियम क्लोराइड जो है वो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है, मतलब हीट बाहर फेंकता है, और अमोनियम नाइट्रेट हीट लेता है। तो अमोनियम नाइट्रेट हीट लेता है तो जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो डिजॉल्व ज़्यादा होगा। Figure 2.1 shows that a result of experimental determination of solubilities। मतलब बेसिकली ये ग्राफ से एक चीज़ पता चलती है, जिनका भी ये कर्व आप देख रहे हैं ऐसे ऊपर जा रहा है, इनकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ती है। तो देखिए KNO3 का सोलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगा, NaNO3 का भी बढ़ेगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट देख रहे हैं KBr का थोड़ा सा डाउन आ गया, या फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंज है उसमें। ठीक है, तो ये ग्राफ से आप ऐसे जान सकते हैं। मैं सिंपली बता दूं, जिनका ऊपर जा रहा है मतलब उनकी सोलिबिलिटी उनकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ रही है, जिनका नीचे आ रहा है मतलब उनकी सोलिबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कम हो रही है, और जो स्ट्रेट है मतलब उन पर टेम्परेचर का कोई इम्पैक्ट नहीं है। और जो मैंने बताया CaCl2.6H2O, तो उसका लाइन कुछ ऐसे आता है, मतलब यहाँ पे होगा CaCl2.6H2O, फिर इस पॉइंट पे होगा CaCl2.4H2O, और फिर ये जो पॉइंट है इस पे आएगा CaCl2.2H2O, ऐसा।
और याद रखिए ये जो ऊपर दिया था ये कौन से सॉलिड्स थे, आयनिक सॉलिड विथ टेम्परेचर। तो ये देखिए सॉलिबिलिटी ऑफ NaCl KCl चेंजेस स्लाइटली विथ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। सॉलिबिलिटी ऑफ KNO3 NaNO3 एंड KBr इंक्रीजेस एप्रिशिएबली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब इनकी सॉलिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। और ये देखिए Na2SO4 डिक्रीजेज विथ सॉलिबिलिटी, मतलब इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ये डिज़ोल्व होने के बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर यूजुअली डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जब गैस को आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो अगर पानी का टेम्परेचर हाई रखोगे तो गैस की सॉलिबिलिटी कम होगी। अब ऐसा क्यों है? देखिए टेम्परेचर बढ़ाने के बाद मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा, और जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, तो गैस को तो अंदर डिजॉल्व होना चाहिए था, लेकिन जब वाटर गर्म है तो उसकी हीट गैस पार्टिकल में भी ट्रांसफ़र होगी और गैस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो जो है जो भी गैसेस डिज़ोल्व थी वाटर में वो बाहर आ जाएगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। जैसे आप मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड वाटर है, ऐसे एक बड़ा सा पॉन्ड है यहाँ पे, और ये विंटर का टाइम है, तो विंटर में आप देखेंगे ना कि फिशेस ऊपर आती हैं। फिशेस कहाँ पे आती हैं? ऊपर। क्यों ऊपर आती हैं? क्योंकि ऊपर टेम्परेचर लो है, और टेम्परेचर लो होने की वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होती है, ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होती है। चलिए सेम पॉन्ड को आप ले लीजिए, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिशेस को ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऊपर आ जाती हैं। ठीक यही टाइम ले लेते हैं आप समर का। तो समर में क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा सरफेस के वाटर का, तो इसमें जो ऑक्सीजन होगी वो लेस होगी, और जब ऑक्सीजन लेस होगी तो क्या होगा? फिशेस ऊपर नहीं आएंगे, तो आपको जनरली फिशेस समर्स में जो पॉन्ड है उसके सरफेस पे नहीं दिखेंगी। इसी का एक एग्जांपल और भी है, कोल्ड ड्रिंक जब आप पीते हैं तो आप दो टाइप की कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक थोड़ी सी जो मान लीजिए एकदम चिल्ड टाइप की कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं, और एक है नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे पी रहे हैं। तो बताइए कौन सी ज़्यादा टेस्टी लगेगी? जी हाँ, चिल्ड वाली ज़्यादा टेस्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि इसमें टेम्परेचर लो होने की वजह से CO2 अच्छे से डिजॉल्व है, और इसीलिए उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं बेसिकली इसके प्रिंसिपल को एक बार और बता देता हूँ कि जब भी हम सॉल्वेंट में किसी गैस को डिज़ोल्व करते हैं, या फिर टेम्परेचर मान लीजिए सॉल्वेंट का हाई होता है, तो होता क्या है, सॉल्वेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉलिड मॉलिक्यूल है वो अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर देते हैं, उनका मोशन बढ़ जाता है, और मोशन बढ़ने की वजह से सॉलिड पार्टिकल के बीच में और गैस पार्टिकल के बीच में कोलिजन होता है, और जिसकी वजह से गैस पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दूसरे तरीका कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, गैस का वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है। और ये हमने ऑलरेडी अपने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑन कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, अगर आपको याद हो तो बॉयल्स लॉ। ठीक है, टेम्परेचर और किस में रिलेशन था बताइए? वॉल्यूम वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन कौन से लॉ ने बताया था? जी, बॉयल्स लॉ नहीं, चार्ल्स लॉ। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन है वो चार्ल्स लॉ देता है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और गैस अब इस पानी के अंदर नहीं रह सकती। बताइए क्यों? क्योंकि गैस के जो वॉल्यूम था इनिशियली वो कम था, और अब गैस का वॉल्यूम बढ़ गया है, और उतनी जगह वाटर मॉलिक्यूल के बीच में नहीं है, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस वाटर का कम हो गया है। सो गैसेस विल कम आउट। अब यहीं पे कुछ बच्चे और भी एक डाउट लेके आते हैं कि सर जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाटर का भी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। भाई हमको गैस को है ना, गैस को पानी के अंदर डिजॉल्व करके रखना है, ये नहीं कि गैस को भगा देना है। आप एक चीज़ याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब भागने की शक्ति बढ़ जाती है। आगे देखिए, when gases are dissolved in water the gas molecule in liquid phase are condensed. The condensation is an exothermic process. Okay, the solubility of gas in water must decrease as temperature is raised. तो यहाँ पे देखिए कंडेंसेशन के मेथड से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब गैस को आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो गैस मॉलिक्यूल
जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, मतलब नज़दीक आ जाते हैं। और कंडेंसेशन कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक, मतलब उसमें हीट बाहर निकलता है। जैसे आप भाप को लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो हीट को बाहर ही निकालोगे ना, ठीक उसी तरह से। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडेंसेशन नहीं होगा, मतलब गैस डिजॉल्व नहीं होगी। आगे देखिए, इन यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट, अब गिन लीजिए कितने सारे जीरोस हैं। 1 मिलियन है ये तो। 1 मिलियन बिलियन gallons of water from rivers and lakes are used in industrial cooling. Industrial cooling मतलब जो भी पार्ट्स गर्म हो जाते हैं उन्हें ठंडा करने के लिए। द कूलिंग प्रोसेस हीट्स वाटर, तो पानी को गर्म हो जाता है और ये गर्म पानी वापस रिवर और लेक में आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, फिश और जो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है वाटर के अंदर, उनको अफेक्ट करता है। पानी गर्म होगा तो उसके अंदर ऑक्सीजन कम होगी, ये आप सिंपल याद रखिएगा, जिसकी वजह से हार्मफुल इफेक्ट होते हैं किसके ऊपर? जी हाँ, जो जो एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? वाटर में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, तो देखिए प्रेशर जो है ना, इसका इफेक्ट हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके लिए हम पूरे हेनरी लॉ और ये सब चीज़ों को काफ़ी बाकायदा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो है मैं उसे यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपने हमारे वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी bell icon so that whenever I'll upload the video, you'll get the notification. Okay, thanks a lot for watching the video. Bye bye.